चलिए नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आज के क्लास में। और आज के क्लास में हम लोग 79 नंबर मैथ्स के जो टेस्ट डेली होते हैं उसी का डिस्कशन के लिए लेकर आए। तो सभी लोग फटाफट जुड़ जाएंगे आज की क्लास में और आज की क्लास को हम लोग एंजॉय करेंगे और हर चीज़ों को हम लोग समझते हुए आगे बढ़ेंगे। हर चीज़ को जो भी चीज़ आप इसमें देखने को मिला है, कॉन्सेप्ट जो भी हो, सारी चीज़ों को आराम आराम से सीखने की कोशिश करेंगे। चलिए आज का पहला सवाल ये है, आपके स्क्रीन पे पहला सवाल देखिएगा। पहला सवाल आपके स्क्रीन पे यहाँ पे है। हेलो, देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है। एक पासे को 2 बार फेंके जाने पर प्राप्त होने वाले संख्याओं का योग 10 है। एक पासे पे 6 सतह होते हैं और 6 सतह पर आपका कुछ ना कुछ आपका एक डॉट डॉट इस तरीके से होता है या नंबरिंग होता है। कह कि वाले संख्याओं का योग 10 है, मतलब कम से कम एक बार 5 आने की प्रायिकता क्या होगा। तो पहले यहाँ पे देखिएगा, पासे में 2 पासा को फेंका गया, तो 2 पासे का फेंका गया, तो यहां से अगर हम पासे की योगफल की बात करें 10 होना चाहिए, तो या तो यहाँ 4 होगा और 6 होगा, क्योंकि पासा के सभी सतह पर मैक्सिमम आपका 6 होता है, मिनिमम 1 होता है। ठीक है, फिर यहां से हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। उसके बाद क्या लिख सकते हैं, 5 5 लिख सकते हैं। मतलब इसके योग जो होना चाहिए 6 4 10 6 4 10 6 4 10। अगर हम पासा को फेंके तो योगफल जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए। योगफल क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या बोला है सवाल में, कम से कम एक बार 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो बताइएगा, यहाँ पे टोटल आपका जो पॉसिबिलिटी बनता है वो 3 बनता है। और प्रोबेबिलिटी अगर बात करें कि प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी की अगर बात करें तो यहां से आपको बताना है कि कम से कम एक बार 5 आना है, तो एक बार ही 5 आया है, तो 5 एक बार आया हुआ है 1/3, मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी आ गया कितना, 1/3। सी इज द राइट आंसर, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सर पीडीएफ कहाँ मिलेगा, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। ठीक है, ये ऐसे पीडीएफ आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये पीडीएफ आपको क्या बोलते हैं, ये पेड कोर्स है, पेड कोर्स में पेड टेस्ट है, उसमें जाके मिलता है। ठीक है, सी इसका सही आंसर आ गया। श्रवण कुमार गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून मेरे भाई। अगले सवाल की बात करते हैं। तो यहां पे दिया हुआ है कि यदि ये आपका दिया हुआ है 7y और ये दिया हुआ है 6 और ये दिया हुआ है आपका केंद्रक। इसका जो केंद्रक होता है, इसका जो केंद्रक है आपका 6 और 3 दे रखा है। तो याद रखना, यहाँ पे इसकी जो वैल्यू निकालना है, यहाँ पे मान लेते हैं x और y निकालना है। तो ध्यान रखो मेरे दोस्त, ध्यान रखना मेरे भाई, यहाँ पे क्या होगा इस बात को ध्यान रखना। तो x और y की बात निकालना है, और यहाँ 9 सॉरी यहाँ दिया हुआ है 9 और 10 दे रखा है। तो इसका हमको कोऑर्डिनेट निकालना है, x और y की कोऑर्डिनेट निकालना है। तो आप अच्छे तरीके से जानते होंगे, आप अच्छे तरीके से जानते हो केंद्रक क्या होता है, x1 x2 x3। x और 9 और 7 16/3 हो जाएगा, 1 2 3 है तो इसलिए 3 होगा, और इसके बराबर यहां दे रखा है 6। तो 6 3 18, मतलब x बराबर आ गया कितना, 2। इसके बाद अगर हम y की बात करें, y1 y2 और y3, तो यहाँ पे -6 और +10, तो यहाँ पे आ गया y +4 और /3 करेंगे, और इसका दिया हुआ है 3 3 3 9, तो y बराबर आ गया कितना, 3 3 9, y बराबर आपका आ गया कितना, 5। मतलब इसकी कोऑर्डिनेट आ गया 2 और 5 आ गया। तो 2 5 इसमें कहीं नहीं है, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे। अगर केंद्रक की बात करें निकालने के लिए, तो केंद्रक होता है x1 x2 x3/3, यही फॉर्मूला होता है। y1 y2 y3, और यही फॉर्मूला होता है किसका, केंद्रक का होता है, केंद्रक का होता है, जी का होता है, ये केंद्रक का हो गया। ठीक है, x1 x2 x3 ये क्या है, कोऑर्डिनेट है। ठीक है, बहुत बढ़िया, 2 5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे बारंबारता निकालना है, बहुत आसान है बारंबारता निकालना, मतलब सॉरी ये माध्य निकालना, क्योंकि यहाँ पे आपको समांतर माध्य निकालना है।
तो माध्य बराबर आपका होता है योगफल, या इसको सिग्मा एफ एक्स बोल सकते हैं, सिग्मा एफ एक्स बोल सकते हैं, और ये आपका, चलिए तो यहां से हम यहां पे निकालते हैं एफ एक्स। तो देखिए एफ एक्स कैसे होगा, 50 या 150, ये आपका एक्स है और ये आपका एफ, ये आपका एक्स है और ये एफ फ्रीक्वेंसी, और ये 2800 का अगर करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 112, और 6 गुना 85 करेंगे तो 6 पंचे 30, 8 छक 48, 48 और 3 चल जाएगा, ये 51 हो जाएगा। ठीक है, और यहां से अगर हम बात करें 7 चौक 28, ये 7 चौक 28 इतना आ गया। इसको अगर जोड़ते हैं तो यहाँ पे 2 आया, 8 5 13, 13 और 2 15, ये आपका 5 आ गया, 5 2 7 1 8 9 1 10, ये आ गया 1052। मतलब एफ एक्स का मान जो आया है, ये सिग्मा एफ एक्स का मान आ गया कितना आपका 1052 आ गया। तो एफ सिग्मा एफ की बात करें तो सिग्मा एफ की बात करें तो इसको अगर जोड़ेंगे 7 6 13 और यहाँ पे 13, 13 4 आपका 17, 3 20, ये 20 आ गया। तो यहाँ से अगर हम काट देते हैं इसको, ये कट जाएगा 5 2 दूनी 4 और 6, तो ये आ गया 52.6, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। तो सभी लोग का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर 72.6। स्टडी सेंटर नहीं होगा, 72 नहीं आएगा, आप देख लो मेरे भाई 72.6 नहीं आएगा, आंसर आ जाएगा 52.6 इज द राइट आंसर। कहीं पे कोई इसे डाउट इशू नहीं है, इस बात को ध्यान रखेंगे। यहां पे देखिए, यहां पे देखिए आपका ये 90 डिग्री है, ठीक है, और यहां दे रखा है आपका, और हम जानते हैं कि किसी भी सर्कल, किसी भी अर्ध सर्कल पे अगर यहां से व्यास से अगर कोई भी चीज, कोई भी ट्रायंगल अगर इस बनाएंगे तो ये आपके 90 डिग्री होते हैं। तो यहां से हम कह सकते हैं कि ये भी आपका 90 डिग्री होगा, ये भी आपका 90 डिग्री। जब ये 90 डिग्री होगा, ये एक कर्ण है तो ये भी 90 डिग्री होगा। तो यहां बोला गया है PQ का मान ये 35 दे रखा है और ये आपका QS का मान 28 दे रखा है। तो एक बात बताइए, 35 ये 28, 5 7 पचे 35, 7 चौक 28, 7 21 हो जाएगा, 7 21 मतलब यहाँ पे 21 हो जाएगा रेशियो, क्योंकि रेशियो देखो यहाँ पे 35 का 5 4 3 का रेशियो होता है, 7 कॉमन करेंगे तो ये 21 हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा। ठीक है, इस बात को आप समझ पाए। अगर यहां से एक बात समझेंगे, यहां से अगर हम यहाँ पे एक चीज देखना चाहेंगे तो ध्यान रखिएगा कि अगर ये परपेंडिकुलर इस पे है तो याद रखना कि QS बराबर होता है, QS बराबर होता है ये PS इंटू SR होता है परिमेय से। देखिएगा, तो QS की अगर बात करें तो यहां पे 28 इंटू 28, और PS की बात करें तो या PS की बात करें तो 21, और यहां पे SR निकालना है तो यहां से आ गया, देख लीजिए 7 चौक 28, 7 चौक 28, 7 या 21, 8 चौक 32, ये 112/3 आ गया और ये SR आ गया। ठीक है, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9 और 12, 9 और 2 22, 6 तिया 7 21, ऑप्शन नंबर ये आ जाएगा, सी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसका पूरा वैल्यू आ जाएगा कितना, 37.33 इज द राइट आंसर, 37.33 इज द राइट आंसर, इसका सही उत्तर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक बोलिएगा भाई। हाँ, 37.33 इज द राइट आंसर, इसका सही उत्तर आ जाएगा। अगला बात करते हैं कि यहाँ पे tan 45 की मान करते हैं तो tan 45 का मान 1 होता है और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। और cos 30 डिग्री की अगर बात करते हैं तो √3/2 होता है, उसका स्क्वायर करेंगे तो ये 3/4 आ गया। फिर sin 60 की बात करेंगे तो -sin 60 का मान √3/2 होता है, उसका स्क्वायर करेंगे तो 3/4 आएगा। ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, पॉजिटिव कैंसिल हो गया, तो आंसर आपका आ गया क्या, 2 ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर आ गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर।
जेंट्स बॉयज और कमल श्रवण सक्सेस पॉइंट बी इसका सही आंसर आ गया। क्या इस बात को आप समझ पा रहे हैं? कहीं पे डाउट है तो बता सकते हैं मेरे भाई, कोई दिक्कत यहां तक नहीं, सिंपल सवाल था। तो यहां सवाल क्या बोला, एक टैंक एक पाइप से 2 घंटे में भर जाता है। एक पाइप लगा हुआ है, पाइप लगा हुआ ए मान लेते हैं पाइप है, ए पाइप आपका 2 घंटा में भर सकता है। अब एक टैंक है और यहां पे पाइप ए लगा हुआ और यहां पे एक हॉल हो गया, छिद्र हो गया और इससे पानी गिर रहा है। तो कह रहा है लेकिन एक रिसाव के कारण टैंक को भरने में 30 मिनट अधिक समय लगते हैं। इसका मतलब मान लेते हैं ए आपका पॉजिटिव, ये आपका पाइप लगा हुआ है और बी आपका यहाँ पे नेगेटिव, ये खाली कर रहा है। बी जो है, बी जो छिद्र है इसको हम बी मान लिए, ये रिसाव कर रहा है। तो इसको 30 मिनट से ज्यादा समय लगते हैं। 30 मिनट समय ज्यादा कहने का मतलब अगर ये रिसाव नहीं होता तो 2 घंटा लगता, और जब बी रिसाव हो रहा है तो आधा घंटा ज्यादा लग रहा है, तो 2 प्लस हाफ लगेगा, तो ये आ जाएगा कितना, 5/2 घंटा लगेगा। तो सबसे पहले टोटल काम, टोटल टैंक में कितना क्षमता है, तो यहाँ पे हम पहले क्षमता निकाल लेते हैं। टैंक का क्षमता कितना है, तो टैंक की क्षमता 2 और 5 का एलसीएम 10 आया। फ्रैक्शन का एलसीएम लेते हैं तो ऊपर का एलसीएम नीचे का एचसीएफ, नीचे यहाँ कुछ नहीं तो एचसीएफ ले लेंगे। तो ये 2 से कटा, इसका 5 यूनिट हुआ, और 5 से कटेगा 2 दूनी 4, इसका 4 यूनिट हो गया। अब जब नमस्ते नमस्ते पांडे जी, तो यहां पे जब यहां पे देखने की बात किया, ए की क्षमता 5 यूनिट है, 1 घंटा में 5 यूनिट भर देगा, और यहां से ए और बी की क्षमता 4 है। इसका मतलब ए की अगर 5 होगा तो यहां पे आपका बी माइनस में होगा। इसका मतलब अगर टैंक पूरा भर गया, टैंक आपका पूरा भर गया है, कितना यूनिट, 10 यूनिट भर गया, ये पाइप को आपका क्या किया, बंद कर दिया, और ये रिसाव निकल रहा है, तो इसके कारण से टैंक को कितना देर में खाली कर देगा। तो यहां से बी खाली करने वाला, टैंक बी मतलब खाली करने वाला, तो टोटल 10 भरा हुआ था, इसी को खाली करेगा। 1 घंटे में 1 यूनिट खाली कर रहा है, तो टोटल कितने घंटे में खाली करेगा, तो 10 घंटे में खाली करेगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलता है सर? इसका पीडीएफ आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये पेड कोर्स है, ये पेड है ना। आप पेड अगर लेंगे तभी आपको पीडीएफ मिलेगा। ये पेड टेस्ट है भाई। तो 10 आवर इसका सही आंसर आ गया। अगर किसी को डाउट है तो वो पूछ सकते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पे रिसाव के कारण से ये आधा घंटा ज्यादा लिया, 5/2 ये आ गया। ए 5 यूनिट लेता है और ए प्लस बी 4 यूनिट, क्योंकि बी आपका खाली कर रहा है, मतलब ये भर रहा है, ये खाली कर रहा है, तो 1 घंटे में 4 यूनिट भरेगा, मतलब बी के कारण से 1 यूनिट कम हो जा रहा है। ठीक है, रिसाव है इसका। ठीक है, बी रिसाव है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। कहा कि 7 वर्ष पहले ए और बी का अनुपात 2:2 कितना है, 3 है। और 3 वर्ष बाद इसका रेशियो 5:7। एक बात देखिए यहां से, 7 वर्ष पूर्व और 3 साल बाद, तो दोनों के बीच का डिफरेंस बताओ कितना होगा, 10 साल का होगा। मतलब +10 ये भी डिफरेंस है, ये दोनों के बीच भी +10 का डिफरेंस है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 5 या 15, 7 दूनी 14, तो यहाँ पे अंतर हो गया कितना, 1 का अंतर। अगर यहां से इसको देखते हैं, गुणा करते हैं, 10 × 5 = 50 और 70, तो यहाँ पे अंतर हो गया कितना, 20। मतलब 1 यूनिट बराबर 20 हो गया। 1 यूनिट बराबर 20 है, तो पूछा उनके वर्तमान आयु का योग, तो वर्तमान ए प्लस बी का एक बात बताइएगा, 1 यूनिट बराबर 20, तो 20 दूनी आपका कितना हो गया, 40 ए का हुआ। लेकिन एक बात बताइए, ये 40 कब का हुआ, 7 वर्ष पूर्व का हुआ। तो अगर वर्तमान चाहिए तो इसमें 7 जोड़ना पड़ेगा। फिर अगर बात करें 20 या 60,
तो 20 या 60 हुआ, तो ये कब का हुआ भाई, बी का एज 7 साल पहले का हुआ, तो यहाँ पे 7 इसमें ऐड करना पड़ेगा वर्तमान लाने के लिए, तो यहाँ से आ गया 100 और 7 7 14, मतलब 114 वर्ष हो जाएगा इन दोनों का आयु, 114 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर आएगा। सचिन, नीतीश, अशोक, जैंस, मनीष, कमल, सभी का आंसर आ रहा है बहुत बढ़िया, 77 का आ रहा है ए ऑप्शन, ए ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि यहां से 1 यूनिट का मान आया, 1 यूनिट का मान आया 20, तो 2 यूनिट का आ गया कितना, 20 दूनी 40, लेकिन कब का आया है, 7 साल पहले का आया। तो वर्तमान लाने के लिए 7 आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है, या तो एक्स मान क्या बना सकते हैं, इसमें कोई भी डाउट नहीं होनी चाहिए। देखो यहां पे आपका दिया हुआ है कि ए एक्स इक्वेशन है, बी एक्स और प्लस सी इक्वल टू 0 है, और इसका 2 रूट है, इसका 2 रूट है, एक अल्फा और एक बीटा। तो हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाय ए होता है, और अल्फा और इंटू बीटा जो होता है ये होता है सी बाय ए होता है। ठीक है, अब देखिए निकालना क्या है मेरे भाई, निकालना है आपको ए अल्फा प्लस बी और यहां पे ए बीटा प्लस बी। सबसे पहला एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो इधर आ जाएगा ए बीटा प्लस बी, ये इधर चल जाएगा ए अल्फा प्लस बी, और यहां से जब इसको गुणा करेंगे अल्फा और ए स्क्वायर अल्फा इंटू बीटा, इसके साथ फिर इसको गुणा करेंगे ए बी अल्फा, फिर बी के साथ गुणा करते हैं, बी के साथ गुणा करेंगे तो बी के साथ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा ए बी, और फिर बी के साथ गुणा करेंगे तो ये आ गया बी स्क्वायर। कोई डाउट इसमें अगर है तो बता दो, कोई दिक्कत है तो बता दो। अब देखो यहां से एक बात समझिएगा, यहां से एक बात समझिएगा, देखिए अल्फा ए बीटा और ए अल्फा, तो ए को अगर हम यहाँ पे क्या कर दिए कॉमन ले लिए तो ये अल्फा और प्लस बीटा होगा, अल्फा प्लस बीटा का मान, और बी हो गया कितना 2b, तो ये कट गया, ये कट गया, और यहां से देखो अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा को अगर यहां पुट करते हैं, देखिएगा आराम आराम से देखिएगा, अल्फा बीटा का मान c अपॉन ए, ठीक है, c अपॉन ए आ गया। फिर देखिए यहां से अल्फा बीटा, या सॉरी ए बी कॉमन ले लिए, और यहां से अल्फा और बीटा आ जाएगा, तो अल्फा बीटा का मान माइनस बी बाय ए हो गया, और यहां से देखने की बात करें तो ये बी स्क्वायर आ गया, बस वैल्यू को कॉमन लेके हम क्या कर दिए ले लिए, तो यहां से आ गया ऊपर में बी। अब देखिए ये इससे कट गया, और माइनस बी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर ये भी पूरा कैंसिल हो गया, और ए से ए यहाँ कट गया, आपका बच गया ए सी, मतलब यहां से आएगा बी बटा ए सी, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्या सभी का आंसर आ रहा है भाई? सचिन रावत का आ रहा है, अशोक का आ रहा है, LR स्टडी सेंटर का आ रहा है, बहुत बढ़िया, बी इसका सही उत्तर आएगा, सभी का आंसर आ रहा है, बहुत अच्छी बात है मेरे भाई, बहुत बढ़िया, धन्यवाद सभी को जवाब देने के लिए, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। यहां देखिए क्या बोला गया है, दो संख्याओं का एचसीएफ 12 है और उनका एलसीएम 144 है, और उन संख्याओं में से एक 48 है। तो ध्यान रखिएगा, हम जानते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स एलसीएम एचसीएफ में, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू एलसीएम और एचसीएफ होता है। यहां पे प्रोडक्ट एक संख्या दिया हुआ है 48, दूसरी संख्या 2, और एलसीएम दिया हुआ है 144 और एचसीएफ दिया हुआ है 12। तो 12 चौक 48 और ये 4 से कट गया 36, ठीक है, तो यहां से आ गया दूसरी संख्या आ गया कितना, और पहली संख्या था कितना 48 दे रखा था। तो यहां बोल रहा है क्या, बोल रहा है कि दोनों के बीच का अंतर कितना हुआ, तो दोनों के बीच का अंतर देखियो कितना हुआ, अंतर कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर ए आ गया।
ठीक है। ऑप्शन नंबर प्रियंका कुमारी सचिन दावत 36 कैसे ला रहे हैं? ये 36 नहीं पूछ रहा है, यहां देखिए क्या पूछ रहा है, दोनों संख्याओं के बीच का अंतर। जो दो संख्या, पहली संख्या आपका ये है और दूसरी संख्या जो आएगा, इस दोनों के बीच का अंतर पूछ रहा है, डिफरेंस पूछ रहा है। और कभी भी डिफरेंस नेगेटिव नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, ठीक है भाई, यहां तक ये इसका आ गया। कोई दिक्कत यहां तक? बोलो भाई किसी को। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। देखिए यहां क्या बोला गया, वैभव एक काम को 60 दिन में पूरा कर सकता है और वह 15 दिनों तक काम करता है, और उसके बाद बचे हुए काम को जो वैभव छोड़कर गया, उसी काम को संदीप अकेले 30 दिन में पूरा करता है। इसका मतलब जो वैभव था, तो वैभव अपने काम को छोड़ दिया, कितना काम को? 45 काम को छोड़ दिया, और इसी काम को वो कर रहा है कौन? उसी काम को वो कर रहा है, बचे हुए काम को संदीप कर रहा है। और संदीप कितने दिनों में कर रहा है? 30 दिनों में। ये जो काम छोड़ा था 45 दिन का कौन? वैभव। वही काम को संदीप कर रहा है। तो 15 दूनी और 15 तिया, तो यहां से आ गया वैभव और संदीप, आ गया 2 रेशियो कितना। अगर हम टोटल काम को यहां पे देखते हैं कि टोटल काम कितना रहा होगा, तो वैभव 60 दिन में किसी काम को कर रहा है, तो 60 दिन में कर रहा है, तो वैभव की क्षमता 2 है, तो टोटल काम हुआ होगा, इसका मतलब 120 काम हुआ होगा। अब इसी काम को कर रहा है कि दोनों मिलकर, इसी काम को दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेगा? कौन कौन भाई? इसी काम को, काम आपका 120 पता चल पाया, और इसी काम को वैभव और संदीप दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? तो 120, और दोनों मिलकर, और दोनों मिल गया, देखो एक दिन में कितना यूनिट काम होगा? तो वैभव की क्षमता 2 है, संदीप की क्षमता 3 है, तो 3 2 5, एक दिन में 5 काम करेगा, तो 120 काम करने में कितना समय लगेगा? तो 24 डेज इज द राइट आंसर। इसका सही उत्तर आ जाएगा 24 डेज, 24 दिन आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सभी का आंसर आ रहा है भाई। अगर कहीं पे भी किसी को भी थोड़ा सा डाउट है तो वो दोबारा सवाल कर सकते हैं। ठीक है, गुड आफ्टरनून आजाद, गुड आफ्टरनून मेरे भाई। चलिए, इतना आंसर सभी का आ रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, थैंक यू सभी का आंसर देने के लिए। चलिए, ये पीआरटी 1 to 5 आपका जो कोई भी बच्चे होंगे, कोई कलीग होंगे जो आपके 1 to 5 और एसएसटी 6 to 8 और 9 to 10 का आपका तैयारी करना चाहते हैं, जो अभी बैच स्टार्ट हुआ है, वो आपका बाजार समिति मेन गेट, बाजार समिति मेन गेट में आपका बैच स्टार्ट हुआ। जिसे भी चाहिए वो ले सकते हैं। और ये ओनली ऑफलाइन है, ऑनलाइन नहीं है, ये पूरी तरह से ऑफलाइन है। ठीक है, पूरी तरह से ये ऑफलाइन है। तो ऑफलाइन ये वहां पे बाजार समिति मेन गेट पे स्टार्ट हुआ है, न्यू बैच स्टार्ट हुआ है, तो वो ले सकते हैं, जा सकते हैं और कर सकते हैं। सर हमको भी आशीर्वाद दीजिए। अशोक, ये टीचर का हमेशा आशीर्वाद रहता है स्टूडेंट के प्रति, हमेशा। एक ही चीज है, एक ही व्यक्ति है जो आपके कोई रिलेशन में नहीं लगता है, वो चाहता है कि जितना आगे बढ़ता है वो उतना खुशी मिलता है, वो है एक टीचर है। ठीक है, मम्मी और पापा के बाद टीचर को ही खुशी मिलता है आपकी सफलता के लिए। ठीक है, मम्मी पापा के अलावा कोई खुशी नहीं होता, और वो जो खुशी होता है मम्मी पापा के अलावा, तो वो एक होता है टीचर। तो देखो 10 स्क्वायर ए और प्लस 5 sec ए इक्वल टू 13 है, और कह रहा है कि ए जो है वो 0 और 90 के बीच है, 0 और 90 के बीच है। अगर हम 45 रखेंगे, जैसे सुनो यहां पे बराबर देखिए 13 आया हुआ है, और बराबर जब 13 आया हुआ है और यहां सेक का मान ऐसा रखेंगे कोई रूट में ना आए, सेक का मान कभी भी रूट में ना हो, सेक का मान कभी रूट में नहीं होगा, इसका मतलब 60 डिग्री रखना पड़ेगा। जैसे ही 60 डिग्री रखेंगे तो √3 का स्क्वायर 10 का मान होता है, 10 60 का मान √3, और ये आ गया 2। देखिए ये आ गया कितना? 13, मतलब सेटिस्फाई हो गया। तो 60 डिग्री मान रखने पर ये सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, बोटनी का बैच तो नहीं है, नहीं प्रियंका, बोटनी का बैच नहीं स्टार्ट हुआ है, तो ये इसका 13 आ जाएगा। क्लियर है यहाँ पे? अब अगले सवाल की बात करते हैं कि जब बड़ी संख्या, वह बड़ी संख्या कौन सी होगी जो 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः 5 और 8 शेष बचता है। तो एक बात समझते हैं कि 70 को डिवाइड करता है तो शेषफल 5 बचता है, तो 5 हटा देते हैं, तो शेषफल नहीं बचना चाहिए,
तो ये आ गया 65। अब 65 को डिवाइड करेगा तो पूरी तरह से कट जाना चाहिए। अब यहाँ पे कह रहा है कि 125 है, यहाँ पे 8 से स्पेल घटाएंगे तो 125 में से जब 8 घटाएंगे तो ये 117 है। अब वैसी बड़ी से बड़ी संख्या होगा, वो बड़ी सी बड़ी संख्या होगा जो इसको भी पूरी तरह से डिवाइड करे, इसको भी पूरी तरह से डिवाइड करे और इसको उसको दोनों को डिवाइड करे, मतलब ये दोनों का क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। ऑप्शन से मार सकते हैं, का एचसीएफ हो जाएगा कितना, 13। ऑप्शन नंबर ए। आसान सवाल थे, हाँ ठीक है। अशोक, प्रवीण, श्रवण सभी का आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया, 13। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब हम क्या चाहें कि जो सेक्सफुल बच रहा है उसको घटा दीजिए। अब ये संख्या और ये संख्या ये नंबर से पूरी तरह से डिवाइड होगा और वह संख्या क्या होगा, तो वह संख्या इन दोनों का क्या होगा, एचसीएफ होगा। क्या इस बात को समझ पाए भाई? ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। कह यदि बिंदु 2.5 से पर खींची गई स्पर्श रेखा है, ये नहीं है, खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई इतना है तो के का मान क्या होगा। चलो देखो, यहां से एक सर्कल है और मानते इस तरीके से खींचा गया है, कहीं बिंदु, एक बिंदु है, ये आपका एक बिंदु मान लेते हैं, कुछ भी हो, इसका कोऑर्डिनेट दिया, एक बिंदु है, यही कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2 और 5 दिया हुआ है, यहां से एक स्पर्श किया गया है ना, ये आपका क्या है, टेंजेंट रेखा है, टेंजेंट रेखा है। ठीक है, बिल्कुल गुरुजी, ठीक है, थैंक यू। अब एक बात समझिएगा, यहां से एक चीज समझने की कोशिश करेंगे, यहां से अगर ये चीज समझ पाए तो सवाल आराम से बन जाएगा, दिमाग ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। हम जानते हैं कि जो इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, आप एक बात बताओ। तो ये फॉर्मूला होता है, देखिएगा, जैसे यहां तो आपका एक इक्वेशन होता है, आप जानते हैं, x² + y² + 2gx + 2fy और +c = 0 होता है। यही फॉर्मूला होता है ना भाई, बताना। अब देखो यहां से इसको कंपैरिजन करते हैं, यहां पे हम अपना इक्वेशन को लिखते हैं, तो यहां से अपना कंपैरिजन, अपना अगर यहां से कंपैरिजन किए तो x x से y y से, यहां देखो x x है, इसका मतलब 2g बराबर -5 है, तो g बराबर आ जाएगा -5/2। यहां से देखिए इसको कंपैरिजन करेंगे, y y है तो 2f बराबर 4 है, तो f बराबर कितना आ गया, 2 आ गया, और यहाँ पे c बराबर क्या आ गया, c बराबर k आ गया। ठीक है, अब कह रहा है कि यहां से एक बात समझिएगा, इस स्पर्श रेखा की जो लंबाई है ये आपका रूट कितना है, रूट कितना है, 37 है। अब रूट 37 है तो यहां पे ध्यान रखिएगा, स्पर्श रेखा की जो लंबाई निकालना है रूट 37, तो यहां से आपको क्या करना पड़ेगा, रूट करके इस इक्वेशन में रूट निकालना है, इस इक्वेशन में क्या करना है, पुट करना है। तो देखिएगा ये जब निकालना है तो ये इक्वेशन जो होगा इसका, इस इक्वेशन को लाई करेगा इस बिंदु, तो यहां से बिंदु जब लाई करेगा तो x की वैल्यू 2 रखेंगे, इसको यहां पे पुट करेंगे और यहां पे इसी का वैल्यू निकालेंगे, तो x मान लेते हैं कि x और y का मान है। ठीक है, x और y का मान है, x यहां रखेंगे तो 2 दूनी कितना आएगा, 4, और y का मान 5 5 × 5 = 25। ठीक है, और 2g का मान कितना आ गया, और x का मान कितना आ गया, 2। ठीक है, प्लस f का मान आ गया 2 और y का मान कितना आ गया, 5, और यहां पे प्लस यहां पे आ जाएगा क्या, k। अब देखो यहां पे भी रूट है, यहां पे बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देंगे तो खत्म हो जाएगा रूट, और देखो 25 यहां काट लेंगे, 2 से 2 कटा, 5 दूनी 10,
और ये आ गया 5 चौक 20, 20 और -10 तो खत्म हो जाएगा, तो आपका 10 होगा। अब 25 10 35 और यहाँ आ गया 39 और ये आ गया k का मान, प्लस प्लस k का मान आ गया, जहां पे k का मान आप निकाल सकते हैं -2 आएगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ये जनरल इक्वेशंस होता है, किसी भी सर्कल का इक्वेशन ये होता है। और इक्वेशन यहाँ पे हम लोग का इक्वेशन इतना दिया हुआ है, इसी इक्वेशन से कंपैरिजन करके जे का मान निकाले, एफ का मान निकाले, सी का मान निकाले। अब जब भी यहाँ पे बोले कि स्पर्श रेखा की लंबाई ये है तो के का मान क्या होगा। जब स्पर्श रेखा की लंबाई ये दिया है तो हम लोग स्पर्श रेखा की लंबाई निकालेंगे, तो रूट अंडर इस इक्वेशन को लिख देंगे और इक्वेशन में जिस बिंदु से स्पर्श रेखा खींचा गया उसके कोऑर्डिनेट को एक्स वाई रख देंगे और जी जो निकाले वहां रख देंगे, एफ की वैल्यू वहां रख देंगे और सी की वैल्यू ये रख देंगे। तो यही इसका उत्तर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ये इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक समबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज है। अब त्रिभुज की तीनों भुजा समबाहु त्रिभुज में ये बराबर होता है। ये दिया हुआ है आपका 2 और 4 कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और ये आपका 2 और 6 कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। तो तीसरा आपका कोऑर्डिनेट देखेंगे कि यहाँ पे x और y है, तो x और y के जगह पर क्या होगा, x और y की कोऑर्डिनेट की जगह पर क्या होगा, इसी की बात करते हैं। तो इसको हम बाय ऑप्शंस बना देंगे, बाय ऑप्शंस बना देंगे। अगर आप नहीं बनाना चाहते हैं बाय ऑप्शन, तो हम जानते हैं ये भुजा का इक्वेशन डिस्टेंस फॉर्मूला, ये भुजा का डिस्टेंस फॉर्मूला दोनों बराबर कर देंगे। ये भुजा का डिस्टेंस फॉर्मूला, ये भुजा के डिस्टेंस फॉर्मूला करके एक्स वाई का निकाल देना। उसमें ज्यादा समय लगेगा और समय आपके पास उतना नहीं जो समय दे पाएंगे, तो समय ज्यादा लगेगा तो आपको उतना समय नहीं देना है। मान लेते हैं कुछ पल के लिए आंसर ये है, 2 और 5 यहां रखते हैं। देखिए 2 और 5 रखते हैं, 2 में से 2 गया और 5 में से 4 गया, इक्वेशन यहां पे इसका आएगा 1। अब देखो 2 में से 2 गया, 6 में से 2 का स्क्वायर, देखिए यहाँ 4, कभी भी ये अलग नहीं हो सकता। तीनों भुजा बराबर होते, इसलिए यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 हुआ तो यहाँ भी 1 होना चाहिए। तो ये ऑप्शन आपका गड़बड़ है, ये ऑप्शन नहीं होगा। अब देखो रूट 3 रखेंगे, रूट 3 -2 करेंगे तो ये आपका रूट में आ जाएगा। और ये दोनों कभी भी देखिए ये इसका जो डिस्टेंस होगा कभी भी रूट में नहीं आएगा और कभी भी रूट में नहीं आएगा, तो वैल्यू भी आपका रूट में नहीं होगा। तो ये भी ऑप्शंस आपका सेटिस्फाई नहीं हो सकता है। ठीक है, अब देखिए यहां पे अगर हम सी रखते हैं तो यहां से अगर हम रखते हैं, देखिएगा 2 प्लस √3 और ये 5 रखेंगे तो देखिएगा यहां से अगर इसमें से इसको घटाते हैं तो इसमें से इसको घटाएंगे तो 2 कैंसल, आपका √3 का स्क्वायर 3 और 5 में से 4 गया, 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3 9, यहां पे आ गया। देखिएगा 3 एक कितना आ गया, 1 आ गया, ये आ गया कितना 4 मतलब 2। यहां पे भी देखिए 2 में से 2 गया 1 और 4 में से 4 गया, 6 में से 4 गया 2 का स्क्वायर 4 करेंगे तो ये भी आपका आ गया कितना 2। और यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो -2 कट जाएगा 3 और 1 का स्क्वायर यहां भी आपको देखने को मिला, ये भी 2 आया, ये भी 2 आया, ये भी 2 आया। तो सेटिस्फाई कर गया ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी सेटिस्फाई कर गया, इसका सही उत्तर आ गया। ठीक है, सी इसका सही आंसर आ गया। क्या सभी लोग का आंसर आ गया? तो बहुत लोग नीतीश कुमार, अशोक ने बोला है कि 2 और 5 होगा, तो 2 और 5 नहीं होगा। ठीक है, तो ये ऐसे नहीं होगा। अगर आप इसको बेसिक बनाना चाहते हैं तो हम जानते हैं ये ए हो, ये बी है, ये सी है, तो सभी भुजा आपस में क्या होंगे, ए बी बराबर होंगे बी सी। तो एक इक्वेशन यहां पे निकाल लो और एक इक्वेशन यहां पे बी सी बराबर ए सी, एक इक्वेशन यहां से निकाल लो तो एक्स वाई का दोनों वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, अशोक हम क्या किए, ए सी को रखे तो डिस्टेंस फॉर्मूला में x1 माइनस x2 कर दिए और y1 माइनस y2 करके जोड़कर स्क्वायर निकाल दिए, रूट निकाल दिए तो 2 आया।
यही करना था, इसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं था। क्लियर है? तो ये आंसर कर लेना, ठीक है भाई। अगला यहां देखो, ये ट्रिगो का सवाल है और बेहतरीन सवाल है। अगर इसमें दिमाग ज्यादा लगाएंगे तो सॉल्व आपका लंबा बनेगा। तो यहां ज्यादा कुछ नहीं करना है। यहां पे देखिए, या तो 90 डिग्री बना दो। हम बताए थे कि साइन और कॉस जब भी नजर आ जाए तो उसको 0 और 90 बनाने की कोशिश करो। तो यहां 78 और यहां थीटा है, तो इसको एक काम करो 12 रख लेते हैं थीटा बराबर, और यहां पे 12 रख देते हैं, ठीक है। तो 12 78 प्लस 12 तो साइन 90 हो गया। तो साइन 90 बराबर ये वैल्यू कितना होगा? 1 होगा। और यह 12 माइनस 12 0 हो गया, मतलब कॉस 0 बराबर क्या होता है? 1 होता है। अब एक बात बताइएगा, कॉसेक स्क्वायर को काट के क्या हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर 70 डिग्री? जी हाँ, ये माइनस में है, लेकिन आपका जो वैल्यू होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता है -1 होता है। लेकिन यहाँ पे 10 आगे है, सेक पीछे, तो यहाँ इसका जो वैल्यू होगा ये आपका -1 होगा, ठीक है। ये क्या होगा? -1 होगा, ठीक है भाई, ठीक है। यहां पे देखिएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, लेकिन यहां पे टेन स्क्वायर पहले दिया है, सेक स्क्वायर बाद में दिया है। तो सेक स्क्वायर यहां माइनस कॉमन लेंगे तो यहां सेक और -10 होगा, तो मतलब -1 में हो जाएगा ये। अब देखिए यहां से साइन 25 और कॉस 25, क्या हम इसको लिख सकते हैं? साइन 25 क्या यहां पे लिख सकते हैं इसको? कॉस 25, तो ये आ गया साइन स्क्वायर 25 और ये आ गया कॉस स्क्वायर 25, आ गया कितना? 1, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा आपका क्या होता है? 1 होता है। यहां से ये कट गया और यहां आ गया 1। ऑप्शन नंबर ए आ गया। ऑप्शन नंबर क्या आ गया? ई आ गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, ई होगा। एक मिनट, ओ सॉरी, हाँ ठीक है, यहाँ पे गलती कर दी हम। कटना चाहिए, ये दोनों काट दिए, उसी को -1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। हाँ -1 होगा, -1 होगा, ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत? किसी कोई प्रॉब्लम? नीतीश कुमार क्या बोल रहे हैं? साइन 90 कर कि एक आयत जिसकी भुजाओं की लंबाई 24 है और चौड़ाई 7 सेंटीमीटर है, उस पर एक वृत्त खींचा गया। इस वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? एक सर्कल है, और यहां से एक आपका बना दिया क्या? एक आयत बना दिया, ठीक है। और जिसकी चौड़ाई आपका दे रखा है, जिसकी लंबाई 24 और ये 17 दे रखा है। तो यहां से अगर इसको खींचते हैं तो ये 24 और ये 17, ये 24 और ये 7, तो ये आपका हो गया कितना? 25। तो ये आपका एक सेंटर होगा। सेंटर होगा तो ये आपका त्रिज्या कहलाने लगेगा, और ये त्रिज्या जब कहलाने लगेगा तो ये टोटल लेंथ आपका कर्ण हो जाएगा, और ये 25 का आधा हो जाएगा, 25/2 हो जाएगा। और ये 25/2 अगर हो गया तो इस सर्कल का एरिया हो जाएगा 3.4 बोला पाई की जगह पर, और ये 25/2 और ये 25/2 ये लेंगे, ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से अगर हम पॉइंट हटाते हैं 0, तो 25 चौका 100, और यहां से 2 काटेंगे 2 से, तो 15 दूनी 30 और ये 7, ठीक है। तो यहां से आपका 57 गुणा
157 गुना 25/8 आएगा। यहाँ पे जो आंसर आएगा तो वो आप मार देंगे, तो आंसर आपका आ गया कि एक पार्टी में 20 व्यक्ति, यदि प्रत्येक व्यक्ति अन्य व्यक्तियों से हाथ मिलाते हैं तो कुल कितनी बार हाथ मिलाएंगे। तो हाथ मिलाने की जब भी कंडीशन आता है तो हम रखेंगे n × n-1/2, या इसको अगर बनाएंगे तो NCR फॉर्मूला से बनाएंगे। 20 व्यक्ति था, 2 आदमी हाथ मिला रहा है, तो ये वाला भी करेंगे तो वही आंसर आएगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट ये फॉर्मूला लिख लो, हाथ मिलाने का जब भी बात है तो यही फॉर्मूला लिखना। तो 20 में से गया 19/2, ये आपका 10, ये आ गया। ठीक है, 190। चलिए बहुत बढ़िया। एक सीढ़ी एक दीवार के सहारे टिका हुआ है। ये आपका लैडर है ना, ये आपका लैडर है और ये दीवार से टिका हुआ है। ये दीवार से क्या हुआ है, इस पे टिका हुआ है, वॉल है ये। अब देखिए यहां कह रहा है कि जो सीढ़ी है क्षैतिज भूमि के साथ थीटा कोण बनाती है। सीढ़ी जो है क्षैतिज जो भूमि है, मतलब हॉरिजॉन्टल जो आपका लैंड है उस पे कितना बनाता है, थीटा बनाता है। तो ये आपका थीटा हो गया। ठीक है, और जब यहां कह रहा है कि टेन थीटा, यहां पे बोल रखा है कि टेन थीटा जो है वो 12/5 इसका है, मतलब थीटा सामने वाला भुजा 12 होगा और ये वाला आपका हो जाएगा कितना, 5, तो ये हो जाएगा 13। तो पूछ क्या रहा है, कह रहा है कि दीवार से सीढ़ी की ऊंचाई, दीवार से सीढ़ी के शीर्ष का ऊंचाई 24 दिया हुआ है, मतलब ये 12/24 दे रखा है। तो 1 बराबर कितना होगा, 2 होगा। 1 बराबर 2 है तो दीवार से सीढ़ी के आधार की दूरी कितना होगा, तो यहाँ 2 गुना कर देंगे तो ये आपका 10 मीटर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। तो 5, 12, 13 होता है। आप जानते हैं ट्रिपलेट, जैसे ही देखेंगे 12, 5 या 5, 12, 13 है ना। ट्रिपलेट आपका कितना होता है, 5, 12, 13। इसमें जो भी संख्या गुना करेंगे सब ट्रिपलेट बनेगा, सभी ट्रिपलेट बनेगा। जैसे ये 10, 24, 26, ठीक है। इसमें 3 भी गुना करेंगे वो भी ट्रिपलेट बनेगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक बताओ। अगर बोलता लैडर का कितना होता तो 13 दूनी 26 होता। 15 नंबर थोड़ा सा देखिए, क्या इसमें देखें, बोलो भाई, क्या इसमें देखे बच्चा। ठीक है, सही है, ठीक है, सही है। कह रहा कि 20%, 10%, 15% क्रमिक छूट किस एकल छूट के बराबर होता है। क्या हम 20% को लिख सकते हैं भाई, 20% को लिख सकते हैं 1/5, मतलब इसकी मार्केट प्राइस कितना था, 5 था, एक डिस्काउंट पर बेच दिया तो यहां पे एसपी आ गया, एक डिस्काउंट पे बेचा तो यहां पे 4 में बेच दिया। फिर 10% को लिख सकते हैं 1/10, 10 था, एक छूट पर बेचा मतलब 9 पर बेच दिया। और 15% को क्या लिख सकते हैं, 3/20, मतलब 20 कोई वस्तु का दाम था और यहां पे 3 डिस्काउंट पर बेचा तो 17 पर बेच दिया। यहां से आ गया, तो यहां आ गया 5 दूनी 10, 1000, और यहां पे आ गया 17 चौका 68 गुना 9, 9 8 72, और 9 6 54, 54 और 7, इतना आ गया। ठीक है, अब एक बात बताइए कि बेचा यहां पे मार्केट प्राइस 1000 और एसपी 612, तो कितने का डिस्काउंट हुआ, तो 388 का डिस्काउंट हुआ। ये 1000 पर 388, तो 100 पर दिया गया जो होगा वही परसेंटेज होगा, मतलब डिस्काउंट 38.8 दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका
सही उत्तर आएगा। कोई दिक्कत है? या तो एक फॉर्मूला से बना देंगे a प्लस बी प्लस ए बी बाय 100%। डिस्काउंट की बात करेगा तो ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं। 1000 पर कितना का डिस्काउंट मिला? 388 का। जब परसेंटेज में निकलते हैं, परसेंटेज हमेशा 100 पे होता है, 100 पर दिया गया परसेंटेज कितना होगा? 38.8% हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? ठीक है, देखो ये सवाल आपका बेहतरीन सवाल है, ये सवाल आपका बेहतरीन सवाल है। हाँ, सक्सेसिव से भी बनेगा। ठीक है, सक्सेसिव से भी बन जाएगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। आप ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं। 100 था, इस पे क्या किया? डिस्काउंट, पहले डिस्काउंट दिया 20% का, मतलब 80/100। फिर डिस्काउंट दिया 10%, मतलब 90/100। अब फिर डिस्काउंट दिया 15, मतलब ये 85/। आप इससे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, 100 से 100 कट गया। अब इसको सॉल्व कर दो। 17 × 5 = 85 और 20 × 5 = ठीक है, तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं और आंसर आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, ठीक। देखिए यहां कह रहा कि एपी के चौथे और 8वें पद का योग 24 दिया हुआ है। तो हम जानते हैं यहां से कितना टर्म है, तो यहां से हम निकालेंगे a प्लस n-1। n कितना? चौथे का मतलब चौथा, n मतलब 4 है, 4 में से गया 3 d, ये कितना है? चौथे और 8वें टर्म का। तो चौथा टर्म ये हो गया और 8वें टर्म हो गया a प्लस 7d इक्वल टू कितना है? 24 है। a यहां पे कितना आ गया? 2a और 7d और ये आ गया 10d इक्वल टू 24। तो यहां से आ गया 5d इक्वल टू 12। एक इक्वेशन ये आ गया। ठीक है, ये आपका चौथे टर्म है और ये आपका 8वें टर्म का। आगे क्या बोला है? छठे और 10वें टर्म का। तो छठे और 10वें टर्म की बात के 10 में से n-1 होता है, तो 10 में से एक गया 9d और 10वें सॉरी छठा हो गया तो ये 5d और प्लस यहां पे 10वां है तो a प्लस 9d और ये आ जाएगा 44। ठीक है, a आपका हो गया 2a, 9 × 5 = 14d इक्वल टू 44। तो यहां से आ गया इक्वेशन, ये आ गया 2 और ये इक्वेशन 1 आ गया। तो यहां से दोनों इक्वेशन से 1 और 2 से हम यहां पे a का मान निकाल देंगे, d का मान निकल जाएगा पहले। तो d का मान निकल जाएगा आपका a कट जाएगा तो -2 तो a का d का मान आ गया कितना? 5 आ गया। d का मान 5 आ गया तो a का मान कितना आएगा? d का जब मान 5 आ गया तो कहीं भी पुट कर दो d का मान। d का मान यहां पुट कर दिए, 7 × 5 = 35, 35 उधर आया तो 8 × 5 = 13, तो यहां पे आ गया a का मान -13 आ गया। यहां से d का भी मान आ गया, ये दोनों इक्वेशन से d का भी मान आ गया और a का भी मान आ गया, दोनों आ गया। पीआरटी वाला क्लास होगा ना सर शुरू? हाँ होगा। ठीक है, a बराबर -3 होगा, a बराबर -3 होगा, देख लो। तो यहां पे a बराबर -3 आ गया, d बराबर इतना आ गया, तो आपको निकालना क्या है? निकालना यहाँ पे 12वां और 16वां। तो 12वां पद की अगर बात करें तो a प्लस 12वां मतलब 11d, और अगर हम बात करें 16वां पद मतलब a प्लस 16वां मतलब 15वां d, तो यहां से आ गया 2a और 15 और 1 16 मतलब 26d आ गया। अब बताओ a का मान, यहाँ a का मान आपका 13 है तो 13 दूनी 26, तो यहां से आ जाएगा -26 और 26 गुना d करेंगे तो 26
गुना डी करेंगे तो ये आपका आ गया 130 और यहां से घटकर आ जाएगा 104 आएगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, 104 आ जाएगा। देख लो कहीं पे अगर डाउट है तो इसमें देखने की कोशिश करो। तो यहां से बोला गया कि 25 फ्रैक्शन का माध्य दिया हुआ है 36, तो टोटल कितना होगा 25 गुणा 36, तो 25 या 75 150, 25 या 75 मतलब 750 और 25 छक्का 150, 800 900 हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि इसके पहले 13 परीक्षणों का माध्य और अंतिम 13 परीक्षणों का माध्य 40 दे रखा है। तो 13 परीक्षणों का, इसमें से 13 का दिया हुआ है कितना 32 और प्लस, और अंतिम से 13 परीक्षणों का दिया हुआ है 40, तो 13 दूनी 26 और 13 तिया 39 और ये आ गया इतना, और यहां से आ गया 13 चौका 52, और इसको जब इस सबको जोड़े तो यहां 6 और 2 1 3 और 5 4। तो यहां से एक बात समझिएगा, 13 और 13 26 हो गया और यहां 25 संख्या है, मतलब एक संख्या जो होगा वो 13वां संख्या होगा, और 13वां संख्या ओवरलैप कर रहा होगा, इधर से भी 13वां उधर से भी 13वां, 2 बार काउंटिंग हो गया होगा। तो 13वां संख्या जो होगा 2 बार काउंटिंग हुआ होगा, तो 2 बार काउंटिंग हुआ 936 और एक बार 13वां काउंटिंग हुआ 1 से लेकर 25 तक, ये 900, तो 900 घटा देंगे तो ये कितना आ गया 36 आ गया। ऑप्शन नंबर आपका सी 36। ठीक है, नहीं लगा हुआ है, अच्छा लग जाएगा, अभी बता देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है भाई बताओ। चलिए सवाल को देखो, थोड़ा सा इसको फिर से बना देते हैं। अब यहां पे नामांकन कर देते हैं। ये आपका डी है, ये आपका सी है, ये बी है, ये ए है, ये ई है, ये ओ है, ये एफ है, इसको मान लो एम और इसको मान लो एन अपने मन से। ठीक है, अब बात को समझिएगा, थोड़ा सा इसको समझिएगा। हम जो फिगर को दिखाना चाह रहे हैं उस चीज को देखिएगा। यहां पे पूछ क्या रहा है, ए और DOC। ठीक, एक बात देखिएगा, यहां पे हम बना रहे हैं ये त्रिभुज में ये एंगल और इस त्रिभुज में ये एंगल बराबर होगा। जब ये एंगल बराबर होगा और ये 90 डिग्री है तो ये भी आपका 90 डिग्री होगा। जब ये एंगल और ये एंगल बराबर है, ये शीर्षाभिमुख कोण से ये एंगल बराबर है, तो ये भी एंगल आपका बराबर होगा। जब ये एंगल तीनों एंगल बराबर हुआ इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में तीनों एंगल आकर बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज आपका सिमिलर तो है लेकिन कॉन्ग्रुएंट है, मतलब सर्वांगसम है, और सर्वांगसम होता है तो बराबर होता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि AB सर्वांगसम मतलब क्या होता है, कोरस्पोंडिंग एंगल आपस में क्या होगा बराबर। AB बेस है तो इधर आपका DM बराबर होगा। ठीक है, कोई बात समझे, कोई दिक्कत। आगे आइए, अगली 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 कड़ी पर आइए। इस ट्रायंगल को देखिएगा, इस ट्रायंगल को और ये इस ट्रायंगल को,
ये एंगल अगर और ये एंगल दोनों बराबर होंगे, ये 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, और ये एंगल और ये एंगल आपके बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि एक तिर्यक रेखा है और ये एंगल और ये एंगल बराबर है, ये बराबर है, ये बराबर है। अगर ये किसी भी त्रिभुज में तीनों एंगल बराबर है तो कहेंगे ये त्रिभुज और ये त्रिभुज आपका कॉन्ग्रुएंट है, तो हम कह सकते हैं ए बी बराबर एनसी, मतलब ये एनसी भी होगा। और जब एनसी होगा, अब यहां पे देखिए ये और ये आपका बराबर है, तो ये भी कह सकते हैं कि ए बी बराबर आपका क्या होगा, ए बी बराबर एम एन भी होगा। ए बी बराबर, क्योंकि ये लंब है और ये लंब है, तो ये दोनों और ये दोनों आपका बराबर होगा। तो ए बी बराबर ये भी हुआ और ए बी बराबर यहां से ए भी हुआ। कोई डाउट है यहां तक? अच्छा ठीक है, जीनियस क्लास हम देख लेते हैं। अरे भाई ये साइन, ये 90 हो गया, तो साइन 90 बराबर यहां कितना 1, और कॉस 0 12 माइनस 12 कॉस 0 कितना 1, तो 1 माइनस 1, तो यही तो माइनस लिए हैं, प्लस कहां लिखे हैं, माइनस तो ही लिखे हैं। ये आ गया। अब एक बात समझिएगा, यहां पे अब ये दोनों त्रिभुज की अगर बात करें, यहां पे अब देखो, यहां से एक बात समझिएगा, इस त्रिभुज की बात करें, इस त्रिभुज की बात करें और ये वाला त्रिभुज की अगर बात करें, तो देखिएगा यहां से ये त्रिभुज शीर्षाभिमुख कौन से, ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है, और ये बराबर होंगे, और ये तिर्यक रेखा है, ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे। तो हम कह सकते हैं जब ये दोनों त्रिभुज, हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी ओ, त्रिभुज ए बी ओ, त्रिभुज बी सी ओ समरूप होगा, बराबर नहीं होगा, समरूप होगा। और जब ये दोनों त्रिभुज समरूप होगा तो हम कहेंगे इसका एरिया और इसका एरिया ए ओ बी, ए और बी, और त्रिभुज त्रिभुज बी ओ सी, डी ओ सी, त्रिभुज डी ओ सी इसके बेस के, इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहां से ए बी का स्क्वायर करेंगे, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे ए बी डी एम ये सब दिया है, तो इसको 1 मान लो, इसको 1 मानेंगे तो डी एम भी आपका ये भी 1 है, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 होगा, क्योंकि ए बी के बराबर ये भी है, ए बी के बराबर ये भी है, ए बी के बराबर ये है, सब 1 हो गया। इसका मतलब ए बी का 1 का स्क्वायर और यहाँ 1 1 1 3 का स्क्वायर कर देंगे, तो ये आ गया 1 और 1/9 आ गया, आंसर सी आ गया, आंसर सी आ गया, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या इस बात को समझ पाए, क्या इस बात को समझ पाए मेरे भाई? बोलो, कोई डाउट है यहाँ तक? ये सवाल बहुत बेहतरीन सवाल थे और सवाल को हम लोग बना पाए और देख पाए इसका क्या आंसर आएगा। ठीक है, देख लो एक बार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। करें एक त्रिभुज है आपका, ए बी सी लिख लिए। क्यों लिखे? क्योंकि ए बी के समांतर डी है और यहां पे बोला गया डी ए सी के मिड पॉइंट में नहीं, कहीं भी है, सही ने बोला कि मिड पॉइंट पर है, और ई यहां पे है, बी सी पे, ठीक है, और दोनों कह रहा है समानांतर है। और क्या क्या दिया है? ए सी बी सी। ए डी का मान दे रखा है x-3, ए सी का मान दे रखा है, ए सी का मान दे रखा है 2x, मतलब ये पूरा 2x दिया हुआ है, तो ये पूरा अगर 2x दिया हुआ है तो ये वाला मान कितना होगा? 2x में से x-3 घटा दो, यहां से यहां तक कर, 2x में से x-3 घटा दो तो ये x+3 आ जाएगा। ठीक है, dc का मान। फिर देखो यहां क्या बोला, be का मान x-2 है, तो bc का मान 2x + 3 है, इसको काम करो घटा दो, 2x में से ये घट गया x और
प्लस ये आ गया 5। ठीक है, ये आ गया, कोई दिक्कत नहीं। चलो देखो यहां से, अगर ये समानांतर है, ये समानांतर है, ये त्रिभुज और बड़े वाला त्रिभुज दोनों समरूप होगा, क्योंकि ये एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होंगे, और ये एंगल आपका कॉमन हुआ, तो कहेंगे ये त्रिभुज और बड़ा त्रिभुज आपके जो होंगे समरूप होंगे। तो इसके अलावा हम कह सकते हैं कि DC बटा AD CE बटा BE दोनों आपके रेशियो इक्वल होंगे। DC का मान x+3 और DA का मान x-3 बराबर होगा, और यहां से बराबर होगा इसका रेशियो। तो यहां से बाय सॉल्व कर दो, या तो बाय ऑप्शन रख लो, तो बाय ऑप्शन रख लो या सॉल्व कर लो। तो ये आपका C देखिएगा, 9 3 12, 9 में से 3 गया 6, तो ये आपका आ गया 12/6, और 9 5 14, और 9 में से 2 गया 7। देखो ये भी 2 बार में कटा, ये भी 2 बार में कटा, बराबर हो गया। तो ऑप्शन C से आपका बराबर हो गया। या आप एक काम करना, इसको सॉल्व करना, क्रॉस करके गुणा करके आप सॉल्व कर लेना, या बाय ऑप्शन ही रख के आप देख लेंगे तो आसान हो जाएगा। तो ऑप्शन C से सेटिस्फाई हो गया और ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप ये भी काम कर सकते थे, आप ये भी काम कर सकते थे, नहीं नहीं होता है, इसी तरह करना ही पड़ेगा। ठीक ठीक है, 9 इसका सही आंसर आ गया। अगले सवाल को देखो, किसी घनाभ के आकार वाले कमरे के आंतरिक माप की लंबाई एक घनाभ है। ये एक कमरा इस टाइप का है। अब कमरा के चारों दीवारों, ये दीवार और सामने वाले दीवार, तो चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल होता है, आप याद रखना, चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2h × L + B। ठीक है, और यहां पे बोला गया छत का एरिया क्या होता है, छत का एरिया होता है वही L × B, जो फर्श का होगा वही छत का, क्योंकि दोनों समान होते हैं। यहां पे बोला गया, देखो यहां से करा कि कमरे के सभी चारों दीवारों के साथ साथ छत को सफेदी करना है, पोतना है। तो दीवार, चारों दीवार और छत को पोतना है, तो उसका एरिया देखना है। तो यहां पे एरिया पता चल पाया, इतना आया। तो यहां पे खर्च की अगर बात किया गया है, पोतने में खर्च कितना लगेगा, तो 2h, h का मान देखिए कितना है, ये 12 है, ये 8 है और ये 10 है। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल यहां देखा जाए तो यहां से आ जाएगा 2 × h, h का मान कितना है 10, और L + B, तो 12 8 कितना 20, प्लस छत का क्षेत्रफल L × B, L × 12 = 96, और ये आ गया टोटल एरिया। और 1 मीटर स्क्वायर का खर्च आपका 25 रुपया है, तो इतना एरिया का खर्च कितना होगा, तो 25 से गुणा कर देंगे। तो यहां से 2 दूनी 496, और 496 गुणा 25। ठीक है, तो यहां से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। तो गुणा कर लो मेरे भाई, गुणा कर लो जल्दी, फटाफट आंसर बता दो इसका कितना आएगा। तो ये आ जाएगा, ठीक है, 12,400 आंसर आ गया। बहुत बढ़िया, क्या इस बात को समझ में, चारों दीवारों का एरिया इतना, छत का एरिया इतना, और 1 मीटर का खर्च लगता है 25 रुपया, तो इतना मीटर स्क्वायर का खर्च कितना लगेगा, तो 25 से गुणा कर देंगे, तो यही आंसर आएगा। तो याद रखना, चारों दीवारों का क्षेत्रफल आपसे पूछा जाए तो 2 × L + B × H होगा, या 2h × L + B होगा। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, ये दिया हुआ है। तो आपको एक फॉर्मूला आप जानते हैं, लेकिन एक दूसरा फॉर्मूला एरिया निकालने के लिए होता है। दूसरा तरीका 0/2 लिख दो, फिर अगला लिखो 2/3, और फिर लिख दो 3/1, जब भी एरिया निकालने की बात करें। ठीक है, और 3/1 फिर लिखेंगे, फिर स्टार्टिंग होगी, यहां पे फिर एक बार लिखेंगे 0/2।
अब देखो यहां क्या करेंगे, क्रॉस करके गुणा करके जोड़ देंगे। 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 9 4 कितना हुआ 13। क्रॉस करेंगे, जीरो खत्म हो, 2 इकाई 2, 3 दूनी 6, तो ये कितना आ गया 8। मतलब क्रॉस करके गुणा करके जोड़ेंगे और इधर भी जोड़ेंगे और घटा देंगे। एक बार इधर क्रॉस करके गुणा करके जोड़ देंगे, फिर एक बार इधर क्रॉस करके गुणा करके जोड़ देंगे और घटा देंगे, और यहाँ पे हाफ है तो हाफ कर देंगे। तो यहाँ आ गया कितना 5/2, एरिया आ गया कितना 2.5 इकाई। आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और एक फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, वो फॉर्मूला को, ये एक फॉर्मूला होता है हाफ इंटू x1 y2 माइनस y1 प्लस x2 है तो y3, x1 है तो y2 माइनस y3, और ये y3 माइनस y1, और x1 है तो यहां से आएगा y3 ठीक है, ये एरिया। ठीक है, ये एरिया वाला होता है। ठीक है, 1 2 3, 2 3 1, 3 2 1। ठीक, तो हम लोग इतना पुट करने की जरूरत नहीं की, हम लोग डायरेक्ट इससे बना लिए और इस तरीके से आंसर आ गया। ठीक है, आगे देखो यहां पे कह रहा कि एक त्रिभुज ओबीसी में एबीसी में ए बी 12 है, बीसी 8 18, एसी इतना है। कह रहा कि एक त्रिभुज है, ए है, बी है और सी है। ए बी दे रखा है 12, बीसी दे रखा है 18, एसी दे रखा है 15। कह रहा है यहां पे माध्यिका रेखा है, माध्यिका रेखा ए एक्स यहां पे माध्यिका है। माध्यिका सामने वाले भुजा को 2 बराबर भाग में बांटता है। बी वाई एसी पर है, ये भी माध्यिका है, और माध्यिका जहां पे मिलता है उसको हम बोलते हैं सेंट्रॉइड। माध्यिका जहां पे मिलता है उसी को हम लोग सेंट्रॉइड बोलते हैं, जी बोलते हैं। ठीक है, सेंट्रॉइड जी बोलते हैं, और सेंट्रॉइड इसको 1:2 के अनुपात में बांटता है, सॉरी 2:1 के अनुपात में बांटता है। ये भी 2:1 के अनुपात में बांटेगा। यहां से हमको निकालना क्या है, एक्स और तथा बी ओ पे यहाँ पे ये इसको ओ बोला गया है, ओ पर क्या है तो ओ एक्स का मान निकालना, मतलब इसका मान निकालना। तो पहले ए एक्स का मान निकाल लेते हैं। तो लंबाई माध्यिका ए एक्स की अगर बात करते हैं, मीडियन जो है वो ए एक्स की अगर बात करते हैं, तो देखिएगा मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है। किसी भी मीडियन को निकालने के लिए या तो बीसी पर या तो एसी पर, तो हाफ इंटू रूट अंडर, ध्यान रखिएगा मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है। मीडियन का फॉर्मूला होता है ए एक्स की अगर मीडियन निकालना है तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का स्क्वायर का दुगना का योग, इसका ए बी के स्क्वायर का दुगना प्लस करस्पॉन्डिंग साइड ए सी के स्क्वायर का दुगना, और माइनस सामने वाली भुजा, जिस सिर से खींचा गया उसके सामने वाली भुजा को हटा देंगे। तो यहां से हाफ आ गया ए बी का स्क्वायर, देखिए यहाँ पे 12 12 144, 144 मतलब 288। एसी का स्क्वायर की अगर बात करें 15 15 225, तो ये आपका 225 गुणा 2 करेंगे तो ये 450, और यहां पे माइनस हो जाएगा, जिस पे सामने वाली भुजा पर माध्यिका होगा वो माइनस में होगा। अगर यहां पे अगर बी वाई की बात करें तो बीसी का स्क्वायर का दुगना, ए बी के स्क्वायर का दुगना माइनस कर देंगे ए सी। ठीक है, तो बीसी आपका हो गया कितना 18 18 18 324। तो यहां से कितना घट के आ जाएगा बता दो, कितना घट के आ जाएगा भाई।
8 5 13, 3 3 2 में से 1 गया ये, और 4 4 2 6, 6 1 7, 7 में से 3 गया 4, इतना आ गया। ठीक है, ये माध्यिका आ गया। तो ये जब माध्यिका आ गया तो हम इसको यहां से कैसे काट सकते हैं? चलिए इतना आ गया, ये आ गया किसका? ए एक्स का मान। तो यहां से हमको चाहिए ओ एक्स का मान, मतलब ओ एक्स का मान चाहिए, ओ एक्स का। तो ये जो वैल्यू है 1/2, 441 जो 1/2, 414 1/2, ये आपके टोटल ये मान हुआ, और ये इसको सेंट्रॉइड 2:1 में बांटता है, 2 1 3, मतलब ये आपका जो हुआ ये 3 यूनिट बराबर इतना हुआ। लेकिन आपको 1 यूनिट निकालना है तो एक आपको क्या करना है? गुणा कर देना है, और यही आंसर आपके सामने आ जाएगा। गुणा कर देना है तो यही आंसर आ गया। तो यहां से आंसर आ जाएगा आपका कितना? 9 से कटेगा तो 9 से बाहर होगा, तो यहाँ पे 1400, इसको 9 से काटेंगे तो देखिएगा 9 इंटू 9 चौक 36, 9 चौक 36 और 5, 9 छक 54, तो 9 बाहर होगा, इसके अंदर से 9 बाहर करेंगे, इसके अंदर 9 बाहर करेंगे 3 आएगा, 3 और ये आ जाएगा कितना? 46, और यहाँ आ गया 2, और इधर आपका 3 आ गया, तो 3 से 3 कट गया 46, तो आंसर आपका आ गया कितना? अंदर भेज देंगे 44, मतलब ये आंसर आ गया, सी इसका सही आंसर आ गया, सी इसका सही आंसर आ गया। ठीक है, क्योंकि 1440 को 414 को हम निकालेंगे 3√46, 3√46, 3 से 3 कट गया, ये आ गया 46/2। जब इसको रूट के अंदर लेंगे तो ये 46/4 आएगा, 23/2 आ जाएगा रूट के अंदर, और यही ऑप्शन में दिया है √23/2 इसका सही आंसर आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला आप याद रखना, मीडियन निकालने का ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे। ठीक है, मीडियन निकालने की ये फॉर्मूला आप याद रखना। ठीक है, आपसे ये पूछते हैं कि मीडियन अगर यहां से इधर चल जाए सी, और यहां पे मान लेते हैं ई दे दें, तो सी ई का मीडियन का आपको निकालना है कि इसका फॉर्मूला क्या होगा। आपको बताना है कि सी ई मीडियन सी ई का फॉर्मूला क्या होगा, ये आपको बताना है। मीडियन सी ई का फॉर्मूला क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे मीडियन सी ई का फॉर्मूला क्या होगा। कोई डाउट है यहां तक तो बताओ मेरे भाई। अगले सवाल पे बढ़ते हैं और अगले सवाल को देखते हैं। यहां पे बोला गया है कि 1998 से 1999 तक ए द्वारा कंपनी में हुई वृद्धि। तो ए आपका कौन है? छोटा छोटा वाला, इस सीधा वाला बी है, क्रॉस वाला आपका सी है। तो 98 में ए कितना है? ये आपका नहीं दिख रहा है, मतलब 34 दिख रहा है। और 99 में ए कितना है? 57। तो कितने की वृद्धि हुआ? 23 की वृद्धि हुआ। फिर बोला है 96 से 97, 96 से 97 सी द्वारा, 96 से 97 सी द्वारा, तो सी आपका 22 है, यहां सी आपका यहां 40 है और 62 है। तो ये उत्पादन ए में और ये आपका सी में कब? 1998 से लेकर इतना हो गया, ये 1999 में था, और सी में 1997 और 1996। तो यहाँ पे देखने को मिला कि ये 62 है और ये 40 है, तो यहाँ आ गया कितना? 62। दोनों के बीच का अंतर पूछा गया, तो अंतर आपका आ गया कितना? 1 आ गया, अंतर 1 आ गया। ठीक है, अंतर कितना आ गया? 1 आ गया। तो यहाँ से इस बात को देख पाएंगे और ये क्वेश्चंस का आंसर निकाल पाएंगे। यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखिएगा, अगर चाहेंगे सवाल को सिंपल तरीके से बना सकते हैं कि एक समूह में 24 वर्ष की आयु वाले व्यक्ति को 66 वर्ष वाले आयु के शामिल प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। 24 वाले व्यक्ति गया और एक नया व्यक्ति आया, 24 वाला गया और एक नया व्यक्ति आया, कौन? 66 वाला आया। जब 24 वाला गया और एक 66 नया व्यक्ति आया तो 6 वर्ष की वृद्धि कर दिया, 6 वर्ष की वृद्धि कर दिया। तो 6 वर्ष की वृद्धि किया तो 6 गुणा x, कितने लोगों के लिए? x के लिए।
ठीक है, तो 24 इधर आएगा, तो 24 इधर आएगा, तो ये 42 हो गया और ये 6x हो गया, ये कट जाएगा, 7x इक्वल टू आ गया 7। कंपैरिजन जब भी प्रतिस्थापना की बात करें, जब भी प्रतिस्थापित किया जाए तो कंपैरिजन आपका बिटवीन किसके साथ, जो गया और जो आया उसी से करेंगे, ना कि एवरेज पहले कितना था, ना कि एवरेज बाद में कितना था, इससे कोई मतलब नहीं। अगर दूसरी बात, अगर एवरेज यहां पे देखा जाए तो मान लेते हैं कि एवरेज पहले x व्यक्ति था और x व्यक्ति का एवरेज आपका a था मान लेते हैं, तो पहले एवरेज था ax हो गया यहाँ पे टोटल, इसमें से 24 वाला गया और एक नया व्यक्ति 66 वाला आया, तो कह रहा है एवरेज में आपको, एवरेज में वृद्धि हो गया, मतलब यहां से x संख्या उतना ही रहेगा और यहां हो गया a प्लस कितना 7 हो गया, ठीक है। तो यहां से xa 24 में से यहां चल गया 42 आ गया और ये आगे आ गया xa प्लस 7, तो यहां से और 7x, x से xa खत्म हो गया तो एक डाल दिए और ये सॉल्यूशन करना पड़ा और सॉल्यूशन करने के बाद यहाँ पे तब तक आंसर आया, ठीक है। कारण यहाँ पे 7a दिया हुआ है, 7a 4b और 14c अगर इस तरीके से दिया हो तो हम क्या करेंगे, a का निकालना है, a को निकालना है, तो a को इग्नोर करो, a को निकालना, a को छोड़ दो, b और c को गुना कर दो, तो 14 गुना कितना आ गया 4, b को निकालना, इसको छोड़ दो, a और c का गुणांक कर दो, 14 गुना 7, और इसको निकालना है तो 7 गुना 4 कर दो। अब देखो कौन कौन किससे कट रहा है, 7 इकाई 7, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, तो 4 दूनी 8, फिर कटेगा 2 इकाई 2, 2 इकाई 2, 2 दूनी, यहां से आ गया 4, 7 और 2, ऑप्शन आ गया सी। बहुत आसान सवाल, ठीक है। या तो यहां से भी कर सकते थे कि इसको छोड़ दो, तो यहां पे 7 4 था तो a का रेशियो 4 और b का रेशियो 7 होगा, तो 4 7 होना चाहिए, तो a b नहीं हुआ, 4 7 होना चाहिए, ये नहीं हुआ, 4 7 हुआ a b। फिर bc की अगर बात करें, ये b हो जाएगा 14 और c हो जाएगा 4, मतलब 7:2, मतलब यही ऑप्शन बाय ऑप्शंस भी बना सकते हैं और दोनों तरीके से आप आंसर निकाल सकते हैं, एक ऐसे और एक बाय ऑप्शंस भी कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं हुआ होगा। यहाँ पे ट्रायंगल ABC है, बहुतों बार सवाल आ चुका है, मना भी किए जो क्वेश्चन सेट करता है कि इस टाइप का क्वेश्चंस बार बार मत दिया करो, ज्योमेट्री में बहुत सारे सवाल होते हैं वो सवाल दिया करो, तो भाई फिर जाके यही सेट कर दिया, फिर जाके उसको डांटेंगे, एक ही सवाल को बार बार मत दिया करो। PQR समरूप, और ये दिया हुआ आपको, देखो यहां से जब ये दोनों समरूप है, तो यहां जब दोनों समरूप है, आपका पूछ क्या रहा है PR, तो PR पूछ रहा है और ये दे रखा है 15 और ये दे रखा है कितना, जब ये दोनों त्रिभुज समरूप है और ट्रायंगल ABC और PQR जब समरूप है, तो हम कहेंगे कि त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज, एरिया ऑफ ट्रायंगल का रेशियो इसके संगत भुजाओं के रेशियो स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा। तो संगत भुजा है 15 का स्क्वायर और ये दिया हुआ है PR का स्क्वायर। ABC का मान दे रखा है 9/4, 15 बटा PR लेते हैं तो ये आपका रूट आ गया, तो 3/2, तो PR का मान आ गया कितना 10 आ गया, इसका सही आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। कि दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक विधानसभा चुनाव में विजेता को कुल वेद मतों का 56% मिला, जो जीता है उसको कुल वेद मतों का, कुल वैलिड वोट का 56% मिला है, ठीक है। कुल मतों का 5% अवैध घोषित हुआ, जितना वोट डाला गया था उसमें से देखा गया कि 5% जो वोट था अवैध हो गया, इनवैलिड हो गया। तो यदि मतदाताओं की कुल संख्या 3,20,000 था,
इसका 3,20,000 था, ये टोटल वोट था, ये टोटल आपका वोट था। इसमें क्या हुआ कि इसमें से 5% वोट इनवैलिड हो गया, मतलब ये पूरा वोट डाला था तो 5% इनवैलिड हो गया, तो वैलिड कितना हुआ 95% वैलिड हो गया। 95% वैलिड हो गया क्योंकि 5% तो इनवैलिड हो गया, 5% इनवैलिड हो गया तो वैलिड कितना होगा 95%। तो कह रहा है कि ये आपका वैलिड वोट हुआ, इस वैलिड वोट का 56% विजेता वोट लाया है। तो इसका 56% अगर निकाल देते हैं तो ये आपका वोट आ जाएगा किसका, विजेता का। ये वोट आ जाएगा किसका, विजेता का। निकाल लो, खत्म हो गया। तो यहां से 32 गुणा 95 गुणा 56, तो ये आंसर आ जाएगा, शायद ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, देख लीजिएगा ऑप्शन नंबर बी आ गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लेना, इसका काम आपका है। ठीक है, करा 13,400 के लिए एक वस्तु को बेचकर किया गया लाभ, मतलब यहां पे सीपी था, एक बेचा कितना 13,400, जो यहां पे लाभ हुआ था, प्रॉफिट हुआ था, और 11,600 बेचने पर जो लॉस हुआ, दोनों बराबर है, लॉस और प्रॉफिट, प्रॉफिट और लॉस दोनों बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ, इधर जितना डिफरेंस होगा इधर भी उतना डिफरेंस होगा, मतलब ये बीच वाला आ जाएगा। तो बीच वाला निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको जोड़ लो, इसको जोड़ लो, आसानी से इसको जोड़ लो और 2 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो। यहां से आंसर आ गया कितना 1100, 0 0 6 4 10 3 4 1 5, और ये आ गया, इसको 2 से डिवाइड कर दो, तो ये आ गया कितना 12,500 आ गया, मतलब सीपी आ गया 12,500। कह रहा कि अगर इसको बेचा गया 14,750 में, अगर इसको बेचा गया 750 में अगर बेचा गया और सीपी आपका इतना है, तो प्रॉफिट कितना हुआ होगा, तो प्रॉफिट कितना हुआ होगा यही निकालना है। तो आसान है, 0 में से 0 गया, 5 में से 5 गया, 7 में से 5 गया 2, 4 में से 2, तो 22,250 आंसर आ गया सी। ठीक है, ठीक है ना। अगर कभी भी कह रहा कि इसका जो लॉस होगा, यहाँ का जो डिफरेंस होगा, इधर का जो डिफरेंस होगा वो समान होगा, अगर डिफरेंस समान है तो हम कहेंगे कि ये दोनों का जोड़कर आधा करेंगे तो ये बीच में आएगा, ये दोनों के बीच में आएगा। जैसे हम कह रहे हैं कि 1 और 2 और 3, अगर यहाँ पे कह रहे हैं कि इसका डिफरेंस सेम है, यहाँ से भी डिफरेंस सेम है, तो 1 + 3, तो 1 + 3 अगर लिखते हैं तो ये 4 आया, और उसका आधा करेंगे तो देखो 2 आया, क्या बीच वाला आया कि नहीं। तो वही चीज यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट लगाएं, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाएं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। तो यहाँ पे पीआरटी वाला 1 to 5 तक का बैच चल रहा है अभी बाजार समिति में। ठीक है, बाजार समिति मेन गेट में ऑफलाइन बैच चल रहा है, जिसमें आपको पीआरटी का आपका टोटल सिलेबस और एसएसटी कॉम्बिनेशन का टोटल सिलेबस वहां पे चल रहा है। तो जिसे ऑफलाइन करना है, ये ओनली ऑफलाइन बैच है, ऑफलाइन बैच है एंड ऑनलाइन बैच नहीं। बाजार समिति मेन गेट, इसका देखिए एड्रेस है बाजार समिति मेन गेट पटना। ठीक है, पटना 6। अब देखिए यहाँ पे ए ने कहा 31 दिसंबर 2015 को बी दोस्त को दिया था 1,000। ए कितना समय में दिया था भाई, 31 दिसंबर 2015 को, मतलब 31 दिसंबर को दिया, मतलब दिसंबर खत्म हो गया था, दिसंबर का एक दिन भी ऐड नहीं होगा। और बी को दिया, बी को दिया कितना रुपया, 1,000 रुपया दिया कर्ज। एक बात बताइए, बी ने इसको रिटर्न किया है कितना दिन में, तो बी को रिटर्न किया है, बी ने रिटर्न किया है 1 मई 2016 को रिटर्न किया है पैसा भी रिटर्न किया है। तो बताओ यहां से यहां तक कितना महीना लगा, क्योंकि देखो दिसंबर 31 दिसंबर खत्म हो गया, जनवरी
फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। मई 1 से स्टार्ट हुआ तो यहां पे टोटल आपका कितना मंथ लगा? मंथ मई आपका ज्वाइन नहीं होगा और दिसंबर भी ज्वाइन नहीं होगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 4 मंथ ज्वाइन होगा। तो 1000 रुपया दिया था, मूलधन आपका 1000 रुपया है और 4% की दर से दिया है, 4 मंथ दिया है। तो टाइमिंग इसका ऐसा है, सिंपल इंटरेस्ट निकाल दो। सिंपल इंटरेस्ट 1000 पर आरटी परसेंट, पी कितना है, आर कितना है भाई? 12%। टाइमिंग 4 है, इसको भी 12 कर देते हैं और बटा में 100 लिख लेते हैं। ये आपका फॉर्मूला है, आपका ये 4 मंथ है, इसको महीना में चेंज कर दिए तो 4/12, 12 से 12 कट गया, 0 से 0 कट गया, ये 40 है। बी ने ए को लौटाया तो यहां पे 1000 लिया था कर्ज और 40 रुपया एक्स्ट्रा लौटा रहा है, 1040 रुपया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ठीक है, क्या सभी लोग का आंसर आ रहा है भाई? क्या यहां पे कोई भी डाउट है? बता दो, कोई दिक्कत है यहां पे? ए मैन, ये दोनों कह रहा है पैरेलल है। जब ये दोनों पैरेलल है तो ये एंगल और ये एंगल भी बराबर होगा, ये एंगल और ये भी एंगल होगा। एकांतर अंतर कौन से? तो ये आपका कॉमन है दोनों के लिए, तो हम कह सकते हैं कि ए एन आपका 4 है, एन सी आपका 5 है। तो एन सी, अब देखिए यहां से ये 4 है और ये 5 है, तो एम ए एन का मान क्या होगा? एम ए एन का मतलब इसका एरिया, और टोटल एरिया आपका दे रखा है 130, नहीं एम बी सी एन, मतलब इसका एरिया दे रखा है 120। ध्यान रखिएगा, जब ये दोनों समानांतर है और ये आपका छोटा ट्रायंगल और बड़ा ट्रायंगल दोनों समरूप होगा, तो हम जानते हैं कि साइड्स के स्क्वायर के बराबर होगा एरिया। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, तो ये 25 टोटल होगा, सॉरी 5 नहीं होगा, यहां से यहां तक कितना होगा? 5 4 9, तो 9 का स्क्वायर 81 होगा, तो ये 81 टोटल का होगा। तो ये आपका टोटल हो जाएगा, टोटल। तो टोटल की अगर हमको चाहिए सिर्फ इसका मान, 81 में से 16 जाएगा, तो 81 में से अगर 16 गया तो यहां से 11 में से 6 गया 65, मतलब ये वाला आपका जो वैल्यू होगा ये 65 होगा। इसका एरिया जो होगा ये 65 होगा, और 65 बराबर दे रखा है 130। 1 यूनिट बराबर निकाल लिए, और निकालना हमको इसका मान ए एम एन। तो ए एम एन का यूनिट कितना है? 16। ठीक है, 80 नहीं होगा, 80 नहीं होगा, देख लीजिए। ठीक है, 80 नहीं होगा, समझे? सिंपल सा इसको टुकड़ा अलग कर दो, इसको टुकड़ा अलग कर दिए तो ये ए एम एन कर दिए, और ये आपका एक साथ रहने दिए, ए बी सी रहने दिए। इसका रेशियो आपका दिया है 4 और ये टोटल का दिया है 9। ये समरूप होगा तो इसके स्क्वायर के बराबर होगा 16 और ये 81 होगा। ठीक है, ये 81 होगा। तो यहां से दिया हुआ इसको निकालना है हमको। अब देखिए यहां से कट करना है, तो ये टोटल 81 हुआ और ये 16 है, तो ये टोटल 16 है, तो ये आपका कितना हो गया? 65, और 65 बराबर 130 दिया हुआ है, तो आपको निकालना 16 बराबर 16 नहीं 32, इसका सही आंसर आ गया। ठीक है, अब 32 होगा। करक एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या और उसकी ऊंचाई का अनुपात इतना दिया हुआ है। एक लंबवृत्तीय शंकु है, एक लंबवृत्तीय शंकु है जिसकी ऊंचाई, जिसकी त्रिज्या r और जिसकी ऊंचाई का रेशियो दे रखा है कितना? 1:2.4 दे रखा है। पॉइंट हटाएंगे यहां 10 आएगा, तो यहां से कट जाएगा आपका कितना? 5 और ये आ गया 12। इसको 5x और इसको 12x मानते हैं, तो ये 5x त्रिज्या हो गया 5x और इसको मानेंगे 12x, तो ये 5x ये 12x, तो ये हम जानते हैं कि ये आपका 90 डिग्री होता है, तो ये आपका 13x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ इसका वक्र पृष्ठ की क्षेत्रफल निकालना है, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल की अगर बात करें तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल CSA, तो CSA हम लोग का अनुसार जो होता है वो होता है 2 पाई, सॉरी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई r l,
तो पाई आर एल मतलब 22/7, आर का मान है 5x और एल का मान 12x। पाई आर एल इसका मान देखो वहां सी एस आई कितना दिया हुआ है, 12×5=60x²। ठीक है, यहां से x की मान अगर आप निकालना चाहेंगे तो आप इसको सॉल्व कर लेना भाई, है ना। आप इसे सॉल्व करना, उतना समय देने की जरूरत नहीं है, आप इसको सॉल्व कर लेना और सॉल्व करने के बाद जब x की मान को आप निकालेंगे, जब ये x की मान को निकालेंगे तो ये 3.5 आएगा। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये करना पड़ेगा, बोल दीजिए यस या नो, जो भी बोलिएगा वही करेंगे। अगर इसको सॉल्व कर पाएंगे तो बोलो यस, और नहीं तो फिर हमको सॉल्व करना होगा, समय लॉस होगा। बताओ, यहां से हमको x की मान को निकालना था, बताइएगा। बारह गलती से हो गया, 13 हो जाएगा ना, बोलो। x का मान 13 आ गया। अब इसकी वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ही निकालना है ना, तो वॉल्यूम जो हो जाएगा, तो वॉल्यूम हो जाएगा 1/3 पाई 22/7 आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर की करेंगे तो यहां पे आ जाएगा 25 का, आर स्क्वायर करेंगे 25 एक्स स्क्वायर, और यहां पे एच करेंगे, एल करेंगे तो ये 12x आ गया। तो यहां से 1/3 और 22/7 और 25 गुणा 12 एक्स क्यू का मान करेंगे, हो जाएगा ना। तो यहां से एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा ये कर लेते हैं, तो ये आपका 35/10, और इसको जब काटेंगे तो 7×5 = 35 और ये 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से आ गया 7/2, 7/2 और 7/2। इसको सॉल्व कर लेना तो आंसर आ जाएगा 1375, ऑप्शन नंबर ये। आप सॉल्व कर लेना, इसका काम आपका काम है, ये आप सॉल्व कर लेना मेरे भाई। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा, बहुत आसान से आ जाएगा। 7 से 7 कट गया, ठीक है, ये कट गया आपका 4 बार में, 4 से ये 2 को कट गया 2, और ये कट गया आपका 11 बार में, 11 गुना 49 गुना 25, सीधा सीधी कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, पहले हमने यहां से क्या निकाल लिया, x का मान निकाल लिया, x का मान सब जगह पुट कर दिए तो ये वैल्यू निकाल लिए, और वहां से हम लोग वॉल्यूम निकाल लिए। ठीक है, एक बेलन जिसकी त्रिज्या 4.5 सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, कोई एक अन्य बेलन में उनके अक्षों के लंबवत पूरी तरह से डुबा दिया, इसकी अक्षों की लंबवत इस तरह से उसको डुबाया गया, और समय क्या दूसरे बेलन की त्रिज्या क्या होगा इसकी बात कर रहा है। तो देखिएगा यहां से क्या बोला गया है, सवाल इसमें समझिएगा। ये आपका बेलन है, ठीक है, ये आपका बेलन है, ये आपका बेलन है, और बेलन में क्या किया गया देखिएगा, एक आपका बेलन था, दूसरा इस तरह से आपका एक बेलन था लंबा, और इसकी जो त्रिज्या था 4.5, और ऊंचाई आपका इसका यहां से यहां तक लेंथ आपका 12 था। इसको यहां से पकड़ा और इसको यहां पे डाल दिया, तो डाल दिया तो यहां पे क्या हुआ, इस तरीके से आ गया, इस तरीके से यहां पे डाल दिया गया, डाल दिया गया है। तो यहां से आपका एक मिडिल टर्म होगा, ठीक है, तो यहां से मिडिल टर्म होगा, और इसकी लंबाई 12 दे रखा है, तो ये आपका 6 दे रखा होगा। ठीक है, इसकी त्रिज्या आपका जो दे रखा है
यहां से इसकी दूरी निकालना होगा ना। देखिए तो इससे की दूरी निकालना होगा ना, त्रिज्या r निकल जाएगा क्या, यही निकालना है, यही आपका इसका त्रिज्या हो जाएगा बड़ी आर का। आर का निकालना है तो आपका हो जाएगा 6 का स्क्वायर और 4.5 का स्क्वायर कर देंगे, यही आंसर आ जाएगा। तो 6 छक 36 और 20 और ये 25 आ गया, इसको जोड़ेंगे 56.25 आएगा। ठीक है, और इसी का आपको रूट निकालना है। इसको रूट निकालेंगे तो कितना आएगा, 8 सती 7.5 आ गया, इसका ये आंसर आ गया 7.5। वर्टिकली नहीं रखेंगे, यहां देखिए क्या बोला है, को एक अन्य बेलन में उनके अक्षों को लंबवत पूरी तरह से समाहित किया गया। अक्ष अक्ष को क्या किया है, ये जो अक्ष है इसको पूरी तरह से, इसको लंबवत इस तरह से डुबा गया। लंबवती मतलब इसका जो अवका वर्टिकली है ना, इसका जो लंबवती इस तरह से डुबाया गया, ये लंबवत करके डुबाया गया। ठीक, अक्ष को इधर से अक्ष को इस तरह से इसको डुबाया गया। ठीक है, जब इसको डुबाया जाएगा तो इस फिगर को देखने की अगर बात किया जाए तो एक फिगर कहां से देखा है, कैसे देखा है, अगर इस तरीके से इसके मुंह को देखा जाए, ये वाला चीजों को देखा जाए, ये वाला ये जो गोलाकार होता है इस तरीके से, अगर ये है गोलाकार है उसको हम इस तरह से फिगर बनाते हैं। जब गोलाकार है, जब इस तरह से गोलाकार है तो इसको देखा जाएगा तो इस तरीके से आपका फिगर बनेगा। ठीक है ना, तो ये मानते हैं सेंटर होगा, सेंटर से इसको गुजारेगा और इसको गुजारेगा, ये त्रिज्या आपका 4.5 हो गया और ये 6 हो गया। ठीक है, तो यहां से इस तरीके से फिगर सही है भाई, फिगर सही है। ठीक है, फिगर आपका सही है, याद रखना, इसमें इस तरीके से नहीं किया गया है, इस सेंटर से होगा, इस तरीके से बनाया गया है। ठीक है, तो ये आपका आर निकालना, ये आपका 4.5 है। धीरज सिंह फिगर यही होगा, आप देख लेना। यहां पे क्या बोला गया, देखो यहां से परपेंडिकुलर टू देयर एक्सिस, एक्सिस के परपेंडिकुलर सीधा उसको रखा गया, एक्सिस को दोनों हाथों से एक्सिस को पकड़ा और इस तरह से उसको डुबा दिया गया, एक्सिस को ही इसमें एक्सिस से इस तरह से इसको डुबाया गया। ठीक है, ठीक है ना, ये आ गया। डायमीटर 9 इसका है, इसका डायमीटर 9 है। आप देखो अगर हम डायरेक्टली इधर से अगर इसको घुसाते हैं तो इसका आपका, इसका जो अगर ये इधर लंबवती इस तरह से लंबवत घुसाते हैं तो ये आपका डायमीटर 9 हो गया, और बड़ा बड़ा जो आपका बड़ा जो ये कहते हैं क्या बोलते हैं इसको, बड़ा बेलन जो है उसका डायमीटर 6 होता है, कभी नहीं हो सकता। अरे भाई जो इसको एंट्री कराएंगे, जब इसमें घुसेगा तो इससे पतला ही डायमीटर का होना चाहिए, तो हम कह रहे हैं कि ये 9 होगा तो इसकी डायमीटर 12 होगा, कभी नहीं हो सकता। तो 9 और 12, इसका कितना है 9 और ये 6 दूनी 12। अरे भाई डायमीटर आपका 9 है, इस तरह ने घुसाएगा जी, इधर डायमीटर है, इधर सब कितनों भी डायमीटर है उससे क्या मतलब, इसका डायमीटर 12 हो जा रहा है, इसका देखिए कितना आ रहा है 7.5 दूनी 15, इसका डायमीटर आपका यहां से यहां तक कितना आ गया 15 आ गया, और लंबाई आपका 12 ही है, लंबाई आपका 12 ही है, 12 सीधा सीधा तो घुसा दिया।
देख लीजिएगा, अगर डाउट होगा तो वहां देख लीजिएगा, ठीक है। दो व्यक्ति P और Q एक दूसरे से 884 मीटर दूरी पर है, और ये कह रहा है कि वो दोनों क्रमशः एक चल रहा है 12 मीटर पर सेकंड से और एक 8 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है। तो ये इधर भागा और ये यहां से भागा और इसको पकड़ लिया। तो यहां कह रहा है कितने समय में P ओवरटेक कर लेगा, तो कितने समय में ओवरटेक करेगा, तो ओवरटेक का जो समय है, ओवरटेक का जो समय है, का जो टाइम है, तो वो टाइम होगा डिस्टेंस टोटल आपका बीच में है 4,884 और एक साथ एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसका आपका क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है तो चाल घट जाता है, तो ये कट जाएगा कितना, इसको लिख सकते हैं 3 मिनट 31 सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आसान सवाल थे, इसमें ज्यादा कुछ था नहीं। अगला सवाल, 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली जेयू रेलगाड़ी एक टेलीफोन के खंभे को पार करती है। एक रेलगाड़ी है यहां से और ये 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही है और एक टेलीफोनिक जो आपका खंभा है इसको क्रॉस कर दिया और इसकी लंबाई जो है, रेलगाड़ी की लंबाई 810 है। तो क्रॉस करने में जो टाइमिंग लगेगा, तो टाइमिंग बराबर हो जाएगा डिस्टेंस बटा टाइम, तो 45 गुना 5/18, क्योंकि मीटर में है तो ये भी किलोमीटर पर आवर में होना चाहिए। ये आ गया, देखिए 9 दूनी 18, 9 पचे 2 ऊपर चल गया और ये 25 आ गया, ठीक है। तो 5 से कटेगा, एक 5 से कटेगा नहीं, तो ये आ गया पॉइंट में आएगा, बी आ गया, ठीक है। एक ही पॉइंट में दिया था, ये 5 से कट जाएगा लेकिन एक 5 से नहीं कटेगा, पॉइंट में आएगा। अब पॉइंट के बाद डबल डिजिट, एक सिंगल डिजिट हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल, कर त्रिभुज ABCD समान आधार BC पर है लेकिन इसके विपरीत और एक त्रिभुज है, देखिएगा A B और C, कर इसके अपोजिट एक त्रिभुज ये है D, BC पर है लेकिन इसकी विपरीत और है। मतलब एक आपका इधर त्रिभुज है, एक त्रिभुज इधर है, ABC वाले त्रिभुज अगर उधर है तो इधर आपका DBC वाला है। और दोनों कह रहा है कि AD और BC को, AD को जब मिलाए तो BC को यहां पे कट कर रहा है, किस पे, O पे कट कर रहा है, ठीक है। एक दूसरे को O पे कट कर रहा है। AO A है, DOB B है, ABC का क्षेत्रफल X है, तो DBC का क्षेत्रफल निकालना है। एक बात समझिएगा, ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल कह रहा है X है, ABC का क्षेत्रफल हम लोग के अनुसार कितना होगा, तो ये आपका कोना मिला है तो ये लंब, मान लो लंब है, तो यहां पे अगर हम बात करें AO तो हाफ इंटू इसकी लंबाई, देखिए कितना दिया हुआ है, ये लंबाई कितना दिया हुआ है AD, AD की लंबाई कितना है, सॉरी AO की लंबाई कितना है, A है, ठीक है, A है, ठीक है। तो BC की लंबाई क्या होगा, 2x/A निकालना है हमको। BC की लंबाई, BCD का एरिया निकालना है, तो हाफ इंटू BC इंटू लंबाई इसका B, यहां से हाफ और BC का मान है यहां पे
ऑप्शन आ गया कौन? सी। ऑप्शन आ गया कौन? सी आ गया। ठीक है, बहुत आसान सवाल थे, इसमें ज्यादा कुछ था नहीं। याद 10-15 डिग्री बराबर डायरेक्ट होता है 2 माइनस रूट 3। ऐसे देखिएगा, फॉर्मूला लिखते हैं, 10-15 को लिख सकते हैं 10-45 माइनस 30, और आपको फॉर्मूला वहां दे रखा, नहीं भी दिया होता तब पर भी आप जानते हैं कि ये 10-45 माइनस 10-30 और 1 प्लस माइनस है तो यहाँ नीचे प्लस हो जाएगा, 10-45 और 10-30। अब एक बात समझिएगा, 10-45 का मान 1 और 10-30 डिग्री का मान √3, 1/√3, और 1 प्लस 10-45 1 इंटू √3, ये खत्म हो जाएगा। तो यहां से आ गया √3 माइनस 1 और यहां से आ गया √3 प्लस 1। इसको जब गुणा करेंगे √3 कंजुगेट मल्टीप्लाई करें, पॉजिटिव है तो नेगेटिव में, और इसको सॉल्व करेंगे तो यहां आ गया नीचे 2 और ये आ गया ए का ए प्लस बी का स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा 3 1 और 2 ठीक है। ऐसे भी याद रखिएगा कि 10 अगर 15 डिग्री दिया रहे तो डायरेक्ट आंसर होता है 2 माइनस √3, सीधा सीधी याद रखिएगा, है ना। याद रखिएगा 10-15 डिग्री बराबर सीधा सीधी ये, या तो ये मान आपका हो सकता है cot 75 डिग्री का भी मान। ठीक है, ये आपका आज का ये सवाल हुआ और इस सवाल को हम लोग देख पाए और समझ पाए। ठीक है।